फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एंड दिस इज़ पूजा श्रीवास्तव फ्रॉम यूपीएससी अनलॉक। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होता है वो होता है आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग से अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होगी, जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो कि तो क्लास 6 की एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें मैंने सिविक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं हिस्ट्री कंप्लीट ही, हमारी हिस्ट्री चल रही है और आई होप ये भी कंप्लीट ही होने वाली है क्योंकि आज हम चैप्टर 10 पे हैं। ठीक है, हिस्ट्री में तो और चैप्टर 10 में जो है हमारा चैप्टर है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो। अगर सोशियोलॉजी की या सोशल साइंस में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या हिस्ट्री में हो तो आप मुझे मेल करके या चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और सेकंड थिंग कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चंस या फिर कोई अलग टाइप का भी क्वेश्चन हो यूपीएससी के बारे में, सिलेबस के अलावा भी एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग करेंगे, आप लोग अगर मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और आपकी जो भी फ्रेंड्स यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप ये शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो मैंने अपने लैपटॉप पे बुक्स ओपन कर रखी है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को शो कर देती हूँ। देखो आप लोग, बुक्स ऑलरेडी मेरी लैपटॉप पे ओपन है। ठीक है, तो यहीं से मैं आप लोगों को चीज़ें समझाती हूँ, तो आप लोग भी जब भी समझते हो तो अपनी बुक्स ओपन करके रखें। ठीक है, इससे आप लोग को चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, क्लियरिटी ज़्यादा आप लोग को होगी। ठीक है, तो अभी जो हमारा चैप्टर है वो है 10 और उसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, तो व्यापारी, राजा एंड तीर्थयात्री। ठीक है, तो पिलग्रिम्स मतलब होता है तीर्थयात्री, ट्रेडर्स मतलब वही व्यापारी और किंग्स मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे राजा। ठीक है, तो चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जगिनी है, यहाँ पे एक इमेज दी गई है जहाँ पे एक लड़की है जिसका कि नाम जगिनी है। तो जगिनी एट द मार्केट, जगिनी लुक फॉरवर्ड टू द fair in the village. She loved to see and touch the pots and pans of shiny steel, bright plastic buckets, cloth printed with brilliant floral designs and clockwork toys, all of which came from the city. Okay? The men who spread out their wares came in buses and trucks and went back at the end of the day. Why were they always on the move? She wondered. Her mother explained that they were traders, people who bought things where they were made and sold them elsewhere. ठीक है, तो अभी ये जगिनी है जो कि कोई मार्केट है, बाजार है, उसमें जगिनी जो है वो घूमने गई हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जगिनी के गांव में मेला लगा हुआ है, तो जगिनी मेले में गई हुई है और फिर जगिनी मेले में देख रही है कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। ठीक है, तो जगिनी जो होता है वो स्टील के चमकदार बर्तन देखती है। ठीक है, रंग बिरंगी प्लास्टिक की कलरफुल जो बकेट्स होती हैं, बाल्टियाँ होती हैं, वो देखती है। ठीक है, उसके बाद सुंदर सुंदर रंगों के कपड़े देखती है, फूलों के प्रिंट वाले कपड़े देखती है, चाबी से चलने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉयज़ देखती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बेचने के लिए दुकानदार जो होते थे वो रात को बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जो जैसा कि अक्सर मेलों में होता है कि लोग अपनी शॉप्स लगाते हैं और जब शाम को मेला ख़त्म हो जाता है तो अपने घर को वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो या फिर वो जहाँ पे भी उन्होंने अपनी जगह बनाई होती है रहने के लिए, वहाँ पे वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि
दुकानदार आते थे बसों और ट्रकों से और फिर बेचने के बाद वापस चले जाते थे, ठीक है। तो अभी देखो आप जगनी को ये सब देख के थोड़ी सी हैरानी होती है, मतलब जगनी को लगता है कि मतलब ये आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जगनी को ये देख के हैरानी होती है कि लोग हमेशा इस तरीके से क्यों घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो मम्मी है, उसकी मम्मी जो होती है वो बताती है कि बेटा ये लोग ना ट्रेडर्स हैं, मतलब कि ये लोग व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इसलिए ये लोग आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उन चीज़ों को जहाँ से खरीदते थे ये उन चीज़ों को वहाँ से खरीदते हैं जहाँ पे ये बनाए जाते हैं, और उसके बाद ये मेले होते हैं, मेले में सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों को वो जहाँ से खरीदते थे, जहाँ पे वो बनती थी, मतलब कि डायरेक्ट वो शॉप से डायरेक्ट वो कारखाने से खरीदते थे और उसको फिर मेले में बेच देते थे, ठीक है। तो अभी हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, ठीक है, कि व्यापार जो होता था और व्यापारी जो होते थे उनके बारे में आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप देखो क्या है कि यू रीड अबाउट द नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश where in chapter 9 the fine pottery, especially bowls and plates, were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at other places, ठीक है। South India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stones. Pepper was particularly valued in Roman Empire, so much so that it was known as black gold. So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans. There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in South India, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो हमारे व्यापारी हैं और जो वो व्यापार करते हैं उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से और कैसे मिलती है, ठीक है। तो अभी आपने जो है चैप्टर 8 में उत्तर की काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में आपने पढ़ा है, ऊपर हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था ना, ठीक है। चैप्टर 8 में क्या, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, ठीक है। जो नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश होती है, वैसे जो बर्तन होते हैं उसके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इस टाइप के जो खूबसूरत बर्तन होते हैं, ठीक है, ख़ास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ होती हैं। तो इस महाद्वीप के जो कई सारे आर्कियोलॉजिकल प्लेस हैं, जो इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे पूरा स्थल हैं जहाँ पे ये चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, मिले हैं, ठीक है, मतलब इसके अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो सवाल अब ये उठता है कि ये जो बर्तन हैं, ठीक है, ये वहाँ पे कैसे पहुँचे होंगे, ठीक है। तो ऐसा मतलब लोग गैस करते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ पे ये बर्तन बनते होंगे वहाँ से व्यापारी इनको खरीद के और फिर इनको ले जाके अलग अलग जगहों पे बेचते होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे मिल गए होंगे दूसरी जगहों पे। अब क्या होता है, दक्षिण भारत जो है हमारा, जो साउथ इंडिया है, वहाँ पे सोना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और स्पेशली वहाँ पे जो काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च जो हम लोग सब्जियों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो काली मिर्च और काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस जो कीमती पत्थर होते थे उनके लिए जो ये आपका साउथ इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, ठीक है। तो और जो काली मिर्च जो होती थी, काली मिर्च की मतलब जिसको हम ब्लैक पेपर बोलते हैं, तो ब्लैक पेपर का ना रोमन साम्राज्य, रोमन जो एम्पायर था, रोम का जो एम्पायर था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि लोग इसे वहाँ गोल्ड, ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे, मतलब काले सोने के नाम से जानते थे। सोचो आप कि कितनी ज़्यादा डिमांड थी, लोग सोने से इसका कंपेयर करते थे। आज तो सोना बहुत बड़ी चीज़ है, तो लोग ना सोने से इसका कंपेयर करते थे, इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि जो ट्रेडर्स होते थे ना, जो व्यापारी होते थे, जो कि ट्रेडिंग करते थे, वो व्यापारी इन सामानों को ना, जो समुद्री जहाज होते थे, जो वर्षी होती थी, और वहाँ पे जो जहाज होते थे ना, समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम को भेजते थे, रोम को पहुंचाते थे, ठीक है। तो दक्षिण भारत में ऐसे अनेक
रोम के सिक्के मिले, रोमन सिक्के मिले, जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों भारत का रोम के साथ एक बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था, बहुत अच्छा ट्रेडिंग चल रही थी, और जो उसमें सबसे ज़्यादा जो था वो ब्लैक पेपर जो सबसे ज़्यादा था वो बेचे जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग होती थी उस टाइम पे। अब आओ आप एक यहाँ पे पोएम नहीं रखी है, ए पोएम अबाउट ट्रेड, तो एक व्यापार से जुड़ी ना एक कविता यहाँ पे दे रखी है, तो अभी आप पढ़ो। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन संगम पोएम्स। हियर इज वन ऑफ द स्ट्राइप द गुड्स ब्रॉट इन पुहर एंड इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द अर्थ ईस्ट कोस्ट। तो अभी ना संगम जो संगम साहित्य के बारे में आपने चैप्टर पहले पढ़ा था, तो वहीं से एक पोएम डिस्क्राइब की गई है। ठीक है, तो इसमें ना पूर्वी जो समुद्र तट है उस पर जो पतन पे लाए जाने वाले जो माल आते थे ना, जो मतलब जो भी गुड्स आते थे उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो अभी आप देखो, हेयर आर बर्ड सेफ फ्रांसिस हॉर्स prancing horses by sea in ships, bales of black pepper in carts, gems and gold born in the Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern sea and corals from the eastern ocean, the yield of Ganga and the crops from the Kaveri, food stuff from Sri Lanka, pottery from Myanmar and the other rare and rich imports। तो अभी क्या होता था कि समुद्री जहाज पे जो लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरिया, हिमालय से मिले सोना और रत्न, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती, ठीक है, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए फूड स्टफ्स मतलब खाने की चीज़ें, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती मतलब चीज़ें आयात की जाती थी। ठीक है, तो अभी देखो एक ये दे रखा है कि आप ना एक लिस्ट बनाओ जो कि ऊपर चीज़ें मेंशन है कि इसमें आपके लिए यूज़ की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी यूज की होंगी और किस चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता होगा। ठीक है, तो अभी देखो इसमें ये पोएम आप लोगों ने पढ़ लिया, तो अब है कि व्यापारी ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने बहुत सारे समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ क्या होता था कि इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक है, तो जो नाविक होते थे उस टाइम पे, ठीक है, वेयर द सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ मानसून मीन्स क्रॉस द सीज मोर क्विकली। तो जो उस टाइम पे सेलर्स होते थे, मतलब कि जो उस टाइम पे नाव चलाने वाले होते थे ना, नाविक होते थे, वो जो उस टाइम पे हवाएं चलती थी, मानसूनी हवाएं, उसका फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा को जल्दी कंप्लीट कर लेते थे, जल्दी पूरी कर लेते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ वो चलना पसंद करते थे। ठीक है, तो इस लंबी यात्राओं के लिए बहुत मजबूत मतलब ये यात्रा काफ़ी लंबी होती थी, ये जो ट्रैवल होता था ना वो काफ़ी लंबा होता था, तो उस इतनी लंबी यात्राओं के लिए इनको काफ़ी जो मजबूत जहाज़ होता था उसका यूज़ इनको करना पड़ता था। इतना इजी नहीं था ना यार कि मतलब अभी देखो हवाएं चल रही है, इतनी ठंड हवाएं चल रही है, कहीं वो जहाज़ पलट ना जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती थी, तो इसके लिए बहुत मजबूत जहाज़ का यूज़ किया करते थे। ठीक है, अब आप देखो न्यू किंगडम्स along the coast। The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline with hills, plateaus and river valleys। तो फ्रेंड्स बुक जरूर लेके बैठे अपने साथ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो amongst the river valleys that of the Kaveri is the most fertile. Chiefs and kings who control the river valleys and the coast became rich and powerful. Sangam poems mention in Manu Vendor
Movendar, this is Tamil word meaning three chiefs, used for heads of three ruling families, the Cholas, Cheras and Pandyas, ठीक है, who become powerful in South India around 2300 years ago, ठीक है। तो ये इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही है। तो अभी क्या होता है कि अभी देखो, तो समुद्र तट से जो राज्य थे, समुद्र जो होता था, तो समुद्र तट से जो राज्य लगे हुए थे, ठीक है, तो समुद्र तट में जो दक्षिणी प्रांत है, मतलब जो दक्षिणी भाग है, साउथ पार्ट जो है, वो बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे पहाड़, पत्थर और नदी के मैदान हैं, ठीक है। तो जो नदी के मैदानी इलाकों में जो कावेरी नदी का जो पार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे आप चीज़ें उगा सकते हो, ठीक है। तो मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास ना धीरे धीरे काफ़ी ज़मीन हो गई, काफ़ी शक्ति हो गई, मतलब काफ़ी पावर आ गई उनके पास, उनके पास प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई, मतलब कि प्रॉपर्टी हो गई और उनके पास पावर भी आ गई, ठीक है। तो जो संगम साहित्य जो है, तो संगम साहित्य की एक कविता है, उसमें मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। तो मूवेंदार क्या होता है? मूवेंदार जो है ना, वो एक तमिल वर्ड है, ठीक है, जिसका अर्थ तीन मुख्य होता है। मतलब कि मूवेंदार के बारे में आपको संगम साहित्य में पढ़ने को मिलेगा। और जो मूवेंदार होता है वो कि एक तमिल वर्ड है जिसका की जो मीनिंग होता है वो तीन मुखिया होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, एक टाइप से, जैसे कि चोल, चेर एंड पांड्या। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही है कि इनका काफ़ी बोलबाला था दक्षिण भारत में 2300 साल पहले, लगभग 2300 साल पहले। ये चैप्टर तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही है, ठीक है, कि चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश का काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे बोलबाला था 2300 साल पहले, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली उस टाइम पे माने जाते थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो ये जो तीनों मुखिया थे, ये जो तीनों लीडर थे या तीनों मुखिया थे, उसके दो अपने सत्ता के केंद्र थे, ठीक है। तो इनमें से एक तटीय हिस्से में तथा दूसरी जो था वो अंदरूनी हिस्से में था। तो इस तरह 6 केंद्रों में से 2 केंद्र जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो एक चोलों का पत्तन पुहार व कावेरी पत्तनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी थी मदुरै। तो मदुरै आप लोगों ने सुना ही है, मदुरै अभी है ही साउथ में। तो मदुरै जो थी उस टाइम पे पांडवों की राजधानी थी, और जो चोलों का था वो पतन पुहार या कावेरी पट्टनम के नाम से था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे कि ये जो मुखिया लोग थे ना, ये क्या करते थे कि ये मुखिया लोगों से नियमित जो टैक्स होता है ना, टैक्स पे करने के बजाय गिफ्ट्स की डिमांड करते थे। मतलब ये बोलते थे कि भाई तुम हमें टैक्स ना दो लेकिन हमें गिफ्ट्स दो, ठीक है। तो ये गिफ्ट्स की डिमांड करते थे और ये टैक्स नहीं पे करते थे, ठीक है, टैक्स नहीं लेते थे उनसे, पे नहीं करते थे, मतलब टैक्स उनसे लेते नहीं थे। जो मुखिया होते थे उनसे टैक्स नहीं लेते थे और गिफ्ट्स की डिमांड करते थे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता था कि कभी कभी ये लोग जो सैनिक अभियान होते थे ना, उस पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के जो इलाके थे वहाँ से पैसे वसूल करके लाते थे, वहाँ से मनी कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल, दे आल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशन एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम neighboring areas. They gave some for the wealth and distributed the rest among the supporters, including member of their family. तो ये क्या करते थे कि ये पैसे तो लेके आते थे, ठीक है। तो क्योंकि आसपास के जो गांव थे या आसपास के जो इलाके थे, एरिया थे, वहाँ से ये लोग पैसे टैक्स के रूप में वसूल करते थे। तो इनमें से जो कुछ पैसे थे ना, वो अपना कुछ धन, कुछ पैसे ये लोग अपने पास रख लेते थे ताकि जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सके। बाकी ये लोग क्या करते थे कि बाकी इनके जो सपोर्टर्स होते थे या इनके जो रिलेटिव्स होते थे या फिर जो सिपाही होते थे या फिर कवि होते थे, मतलब कवि जो पोएट होते थे, उनके बीच में ये सब बांट देते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि सब अपने लिए यूज़ करते थे, कुछ अपने लिए रख के जितनी ज़रूरत होती थी वो उतना ही अपने लिए रखते थे और उसके बाद ये वैसे ही बांट देते थे। जो इनके रिलेटिव्स हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, सपोर्टर्स हैं, कवि है, मतलब इस टाइप के लोगों में बांट देते थे। तो क्या करते थे अब ये, तो जो संगम साहित्य है ना, उसमें कविताओं में उसकी कविताओं में ना जो मुखिया हैं, मुखियों की प्रशंसा के बारे में काफ़ी मुखियों को प्रशंसा की गई है, काफ़ी उनकी तारीफ़ की गई है। तो उनकी तारीफ़ में ना कुछ पोएम्स लिखे गए हैं जो उन्हें
जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, हाथी, घोड़े, रथ, सुंदर कपड़े आदि गिफ्ट के रूप में दिया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them precious stone, gold, horses, elephant, chariots and fine cloth। मतलब सुंदर कपड़े, गोल्ड, हॉर्सेस, घोड़े वगैरह, रथ आदि चीज़ें ये लोग दिया करते थे। ठीक है, तो अभी आप देखो इसके बाद क्या होता है कि तो फ्रेंड्स कुछ डाउट हो तो पूछना, क्लियर आ रहा है समझ में? ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि अराउंड 200 years later it dynasty known as the Satavahanas became powerful in Western India. The most important ruler of Satavahanas was Gautamiputra Sri Satakarni. We know about him from an inscription composed on behalf of his mother, Gautami Balasri. He and other Satavahana rulers were known as lords of the Dakshinapatha, literally the route leading to the south, which was also used as name from the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast। ठीक है, तो देखो अभी क्या है इसमें कि इसके बाद क्या होता है कि लगभग 200 साल बाद जो पश्चिम भारत है ना, जो वेस्ट इंडिया है, ठीक है, तो 200 साल बाद जो वेस्टर्न इंडिया है, जो वेस्ट इंडिया है, उसमें सातवाहन नाम का कोई राज्य था। उसका राजवंश, मतलब उसकी राजवंश था, वो बढ़ गया, उसकी वो अपना राज्य चलाने लगा, राज चलाने लगा। ठीक है, तो जो सातवाहनों का जो सबसे प्रमुख जो राजा था वो था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ठीक है, उसका नाम ही सातकर्णी था। ठीक है, तो उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो उसके बारे में कैसे पता चलता है कि सातकर्णी था? ठीक है, तो उसके बारे में गौतमी जो थी उसकी माता थी, मतलब उसकी जो माँ थी गौतमी थी। तो गौतमी बलश्री द्वारा एक उसने अभिलेख लिखवाया था, उससे इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो वह और अन्य सभी सातवाहन शासक जो थे वो दक्षिण पथ के जो स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिण पथ का मीनिंग क्या होता है? दक्षिणा पथ का मीनिंग होता है कि दक्षिण की ओर जाने वाला, दक्षिण की तरफ जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, तो पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। तो श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पे अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है, तो श्री सातकर्णी यही करते थे, पूर्व, पश्चिमी तथा दक्षिण तट पे अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर कोई डाउट हो, कई बार बीच में ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ, मतलब कंफ्यूज तो नहीं, कुछ माय मिस्टेक, अगर कुछ वर्ड गलत बोल दूँ तो प्लीज़ इग्नोर इट। ठीक है, चलो हम देखते हैं अभी कितना चैप्टर है ये। काफ़ी बड़ा चैप्टर है फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, स्टोरी में क्या है, स्टोरी किस चीज़ की है? तो द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। तो जो रेशम मार्ग जो होता था सिल्क का, उसकी कहानी है। ठीक है, तो द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेड इट हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज। मेकिंग सिल्क इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। रॉ सिल्क हैज़ टू extracted from the raw silk has to extracted from the cocoons of the silkworm, spun into thread and then woven into cloth. Techniques of making silk were first invented in China around 7,000 years ago, while the methods remained a closely guarded secret from thousands of years. Some people from China who went to distant land on foot. ठीक है, तो ये चैप्टर है, ये मैं पहले आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे क्या है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो सिल्क रूट है उसकी कहानी है। ठीक है, सिल्क रूट का क्या क्या होता है, कैसे होता है, मतलब सारे डिटेल्स है, सिल्क के कपड़े कैसे बनते हैं उसके। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं ये कपड़े, काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं, शाइनी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। मुलायम बनावट की वजह से अधिकांश समाज में इसका काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट
तो रेशम मार्ग की कहानी हम लोग सुन रहे हैं कि मतलब जो रेशम है वो कैसे बना, कैसे क्या चीज़ें हुई उसकी, ठीक है, सिल्क रूट के बारे में। तो जो सिल्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है, ग्लॉसी होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसकी वजह से ना ये जो समाज है, मतलब ये जो हमारी सोसाइटी है, इसमें ये कपड़े ना काफ़ी प्रीशियस माने जाते हैं, काफ़ी बहुमूल्य माने जाते हैं, ठीक है। तो रेशमी कपड़ा जो तैयार करना है ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, ये काफ़ी जटिल, काफ़ी टफ प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो क्या कैसे बनता है रेशम, ये पढ़ते हैं। तो हम जो रेशम बनाते हैं ना, तो रेशम के जो कीड़े होते हैं, रेशम का क्या होता है कि रेशम के कीड़े होते हैं, रेशम ऐसे नहीं बनते, रेशम के कीड़े होते हैं। तो जो रेशम के कीड़े से जो कच्चा रेशम निकालते हैं हम लोग, मतलब जो भी लोग होते हैं जो रेशम के कपड़े बनाते हैं, वो ना रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालते हैं, फिर उसके बाद उसकी सूत कटाई होती है, फिर उससे वो कपड़ा बुना जाता है, ठीक है। तो रेशम बनाने की टेक्निक का जो फर्स्ट इन्वेंशन था वो सबसे पहले चीन में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट इन्वेंट रेशम बनाने का है, रेशम का कपड़ा बनाने का, उसकी जो टेक्निक थी उसका इन्वेंशन जो है ना वो सबसे पहले चीन ने करीब 7000 साल पहले किया था। मतलब याद करो आप लोग, 7000 साल पहले तब किया था, ठीक है। तो इस टेक्निक को उन्होंने क्या किया, इस टेक्निक को उन्होंने काफ़ी टाइम तक, काफ़ी हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था, ठीक है। तो पर क्या करता था, चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पे कुछ लोग काफ़ी दूर दूर तक जाया करते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी लेके जाया करते थे, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि सिल्क रूट इस नाम से क्यों पड़ा, तो जो इसका जो रेशम के कपड़ों का ना टेक्निक जो हुई थी कि इसको रेशम से निकाल के कपड़ा बनाते हैं, इसका जो आविष्कार था वो चाइना ने किया था, चीन ने किया था, और उसने वो 7000 साल पहले किया था। तो उसके बाद उन्होंने दुनिया को बताना जरूरी नहीं समझा, उसने सोचा कि हमें पता चल गया तो सबसे पहले हम किसी और को ना बताएं, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ों को काफ़ी दुनिया से छुपाए रखा था। पर धीरे धीरे क्या होता था कि पर चीन के लोग ना जब पैदल जाते थे, घोड़ों पे जाते थे या ऊँटों से जाते थे, तो कुछ लोग दूर दूर की जगहों पे जाते थे और अपने साथ साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। तो जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे ना, वो जो रास्ता था वो सिल्क रूट, मतलब रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है। सिल्क रूट के नाम से वो फेमस हो गया। अब देखो अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता था, कभी कभी चीन के जो शासक होते थे, ठीक है, वो ईरान या पश्चिमी एशिया के शासक को, पश्चिमी एशिया के जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनको गिफ्ट्स के तौर पर रेशमी कपड़े भी भेजते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से धीरे धीरे करके रेशम की जो जानकारी होती है वो पश्चिम की ओर भी फैल जाती है, ठीक है। तो करीब 2000 साल पहले, 2000 साल पहले, ठीक है, याद रखना आप लोग, करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों के बीच और धनी लोगों के बीच ना रेशम का कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया, ठीक है। तो लेकिन ये जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था, रेशम का कपड़ा जो होता था उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता था, और इसको लाने के लिए चीन से इसे लाने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये काफ़ी पहाड़ी, दुर्गम और ऐसे टाइप के रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था, ठीक है। तो यही बस इतना ही नहीं होता था, रास्ते के जो आसपास लोग थे, जाते टाइम या आते टाइम जब आसपास के लोग थे ना, वो व्यापारियों से शुल्क यात्रा मांगते थे, मतलब कि आप जो जा रहे हो उसके लिए आप कुछ पैसे दो, ठीक है, शुल्क यात्रा दो, ठीक है। तो अलाउंग द पास थ्रू, तो पास करने के लिए उनको कुछ पेमेंट मांगते थे, मतलब कि रूट में उस रूट से जाने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करो कि आप मानचित्र देखो, लुक एट मैप 6, तो आप मैप 6 देखो, ठीक है, पेज 84 और 85 देखो। इसमें सिल्क रूट और उसकी जो शाखाएं हैं, उस सिल्क रूट और उसके जो ब्रांचेज है उसको दिखाया गया है। तो इसमें कुछ शासक जो थे वो इसके बड़े बड़े हिस्सों पे अपना नियंत्रण करना चाहते थे, अपना कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे हुए व्यापारियों के थ्रू उन्हें टैक्स मिलता था, पैसे मिलते थे, गिफ्ट्स भी मिलता था। तो वो चाहते थे कि भाई इस पे हमारा कंट्रोल हो, जो ये रास्ता है या जो ये एरिया है इस पे हमारा कंट्रोल हो, क्योंकि उसमें मतलब काफ़ी उनको फ़ायदा होता था, उनको गिफ्ट्स मिलता था, उनको टैक्सेस मिलते थे, ठीक है। तो ऐसे भी शासक थे जो चाहते थे कि ये जो पार्ट है जहाँ से सिल्क रूट है, आना जाना है, वहाँ पे हम अपना
कंट्रोल कर ले, ठीक है। तो उसमें सिल्क रूट पर जो कंट्रोल करने वाले शासक थे ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस शासक थे वो कुषाण थे, ठीक है। तो करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिम भारत पर इनका शासन था, ठीक है। तो और आपने चैप्टर में पढ़ा था कि पेशावर मथुरा के बारे में आपने पढ़ा था कि मथुरा इनके दो फेमस मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करते थे, शक्तिशाली स्ट्रॉन्गेस्ट सेंटर हुआ करते थे, ठीक है। तक्षशिला भी इनका ही राज्य का एक पार्ट था, ठीक है। इनके शासनकाल में क्या होता है कि इनके शासनकाल में इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा, सिल्क रूट का एक ब्रांच जो है ना, वो मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पटनों तक जाती थी, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता था कि यहाँ से जहाज द्वारा रेशम जो था वो पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था, वो रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले जो शासक थे वो कुषाणी थे, ठीक है। तो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी जो थे वो इनका यूज़ करते थे, इनका प्रयोग करते थे, ठीक है। अब आते हैं हम, तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिल्क रूट जो था, सिल्क की जो चीज़ें थी वो कैसे बनती थी, और सिल्क उस टाइम पे कितना ज़्यादा टफ हुआ करता था, उसका लाना उसका देना बहुत ज़्यादा टफ हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं बौद्ध धर्म का, ठीक है। अब पता नहीं है फ्रेंड्स, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा है, मतलब लग रहा है पॉल्यूशन की वजह से, क्या पता नहीं किस वजह से काफ़ी ज़्यादा आँखों में मेरी ना जलन सी हो रही है। हालांकि मैंने अभी गुलाब जल डाला था लेकिन फिर भी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए अभी हम आगे करते हैं। द स्प्रीड ऑफ बुद्धिज़्म, तो जो बुद्ध है, बुद्ध धर्म जो था उसका प्रचार प्रसार, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रसार कर। तो जो द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज द कनिष्क, तो जो काफ़ी ज़्यादा फेमस जो कुषाण का राजा था ना वो कनिष्क था। तो रूल अराउंड 1900 ईयर्स अगो ही ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट काउंसिल वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर्स, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि Ashwaghosh, a poet who composed a biography of the Buddhacharita, lived in his court. Ashwaghosa and other Buddhist scholars now begin writing in Sanskrit, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को समझा देती हूँ, वैसे आप लोग एक बार इंग्लिश में इसका समझ लेना, मतलब पढ़ लेना, मैं आप लोग को वैसे चैप्टर समझा देती हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होता है, सॉरी मैं एक बार देख लूँ जरा, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था ये उसके बारे में है, ठीक है। तो जो कुषाण थे, कुषाणों का जो सबसे फेमस राजा था ना वो कनिष्क था। तो उसने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसने क्या किया कि उसने एक ना बौद्ध संस्था, बौद्ध परिषद, बौद्ध संस्था का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो जिसको, तो एक बौद्ध संगठन का बौद्ध परिषद का गठन किया, ठीक है। जिसमें बहुत सारे लोग कलेक्ट होकर, जिसमें बहुत सारे जो विद्वान लोग होते थे, मतलब जो एजुकेटेड लोग, समझदार होते हैं, वैसे लोग कलेक्ट होते थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन करते थे, ठीक है। तो अब जो बुद्ध की जो लाइफ है, बुद्ध की जो जीवनी है, बुद्ध चरित्र जो बुद्ध भगवान था, बुद्ध भगवान थे, उनकी जो जीवनी है, बुद्ध चरित्र की रचनाकार जो थे वो कवि अश्वघोष थे। तो वो जो कवि अश्वघोष थे, जो पोएट थे, वो अश्वघोष वो कनिष्क के दरबार में ही रहते थे, ठीक है। तो अब क्या होता था कि अश्वघोष था और जो दूसरे बौद्ध विद्वान थे उन्होंने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। मतलब आपने पढ़ा होगा कि इसके पहले वो लोग प्राकृत भाषा का यूज ज़्यादा करते थे, अब यहाँ से जो है उन लोगों ने संस्कृत भाषा का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, ठीक है। इसके लिए इसकी प्रमुख दो इम्पोर्टेंट इसकी विशेषताएं होती थी। पहले क्या होती थी कि पहले मूर्तियों में ना बुद्ध की जो उपस्थिति वो थी वो कुछ बस संकेतों के थ्रू इंडिकेट की जाती थी, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो वो बुद्ध भगवान ने जो सारनाथ, याद है आप लोग को, जो सारनाथ में ज्ञान दिया था उसकी,
था, जो सारनाथ में ज्ञान दिया था, ठीक है, उसकी पीपल की पेड़ की मूर्ति को वहाँ पे दर्शाया गया था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं धीरे धीरे क्या होता है इस टाइम पे कि बनाने जाने लगी। मतलब उस टाइम पे सिर्फ इंडिकेट किया जाता था, मतलब इमेज बनाई जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे बुद्ध भगवान की इमेजेस बनाने, मतलब उनकी मूर्तियाँ बनाई जाने लगी, ठीक है। तो इसमें से मैक्सिमम क्या होता था, वो मथुरा में बनाई जाती थी और कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, दूसरा परिवर्तन यह आया कि दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में लोगों की आस्था को लेके आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं, जो बोधिसत्व अब क्या कहते हैं, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं कि जो लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद एक एकांतवास में अकेले जाके ध्यान साधना कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए लोगों को शिक्षा देते थे और उनकी हेल्प करते थे, इसलिए वो लोग जो सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। मतलब पहले पढ़ा ना, कंपेयर करो उस टाइम पे, जो प्रीवियस चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं कि उस टाइम पे क्या होता था कि लोग ना अगर उनको ज्ञान लेना होता था या ज्ञान की प्राप्ति करनी होती थी तो वो फैमिली नहीं और शादी वादी छोड़ के तोड़ के बच्चों को छोड़ के वो चले जाते थे और लेते थे। अभी क्या होता है कि वो लोग धीरे धीरे नॉर्मल सांसारिक प्रवेश में ही रहने लगे, परिवेश में ही रहने लगे और धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी शिक्षा देने लगे इस बारे में, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे जो बोधिसत्व की जो पूजा थी ना वो काफ़ी फेमस हो गई, काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान वगैरह तक भी फैल गई थी। मतलब अब लोग हर जगह जो बुद्ध भगवान थे उनकी पूजा करने लगे, उनके बारे में जानने लगे, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में काफ़ी सारी गुफाएं भी खोली गई, खोदी गई, ठीक है। तो अभी आप देखो ये एक इमेज दी हुई है जो कि सांची की एक स्तूप की एक चित्र है जिसपे, ठीक है, मूर्ति की ऐसे पहले इमेज इंडिकेट की जाती थी, ठीक है। तो अब क्या होता था कि इनमें से जो और ये देखो यहाँ पे एक मथुरा में बनी बुद्ध भगवान की एक इमेज, मतलब एक मूर्ति का एक चित्र है। तो ये देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। दूसरी तरफ एक तक्षशिला में बनी भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है, ठीक है। तो इनमें से क्या होता था कि इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारी और कृषक थे, मतलब कि काफ़ी लोग थे जो ये इस टाइप की गुफाएं बनाने लगे। तो कुछ राजा रानी के आदेश पर बनाई गई, कुछ जो व्यापारी और कृषक थे उनके द्वारा बनाई गई, ठीक है। कुछ ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के जो दर्रे थे उनके पास बनाई गई थी, ठीक है। तो उनके पास बनाई गई थी और दक्कन के शहर और तटों के समृद्ध जो बंदरगाह थे तो इनसे जोड़ने वाली जो सड़कें थी वो भी इन्हीं दरों से होके गुजरती थी, ठीक है। तो ऐसा लगता था कि यात्रा करने व्यापारी इन गुफाओं और मठों में ना विश्राम के लिए रुकते थे। तो ऐसा लगता था कि जो यात्रा करने के लिए जो भी व्यापारी होते थे इस टाइप की गुफा और मठों में भी रस करते होंगे, वो भी जाते होंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्या होता है कि दक्षिण पूर्व की ओर से होते हुए श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य भी काफ़ी पार्ट्स में, काफ़ी भागों में फैल गया। मतलब धीरे धीरे करते करते ऑल ओवर इंडिया तो फैला ही था, ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड में भी धीरे धीरे फैलने लगा, ठीक है। तो थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं ज़्यादा फेमस था। मतलब थेरवाद नाम का बौद्ध धर्म का जो प्रारंभिक रूप था, वो थेरवाद के नाम से जाना जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, ठीक है। तो अभी देखो फ्रेंड्स, आई थिंक पार्ट 1 अभी हमें यहीं पे स्टॉप करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया है और फिर एक बार आप लोग को भी कंफ्यूजन हो जाएगी, चीज़ें समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं पार्ट 1 यहाँ पे स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मतलब नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कवर करेंगे चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और जो भी चीज़ें हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो चलो मिलते हैं हम अपने न्यू वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।